नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, विज्ञान का मॉडल पेपर आज अपन 13वां करेंगे और इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्कुल आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण सिलेबस में से अपना टेस्ट रहेगा और आपकी आरबीएससी की जो बुक्स हैं और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें से पेपर बनाया गया है। निश्चित रूप से साथियों, बिल्कुल रीट के स्तर का पेपर है, उसी प्रकार का पेपर है। आप पेपर करोगे तो बिल्कुल आपको एग्जाम की तरह ही लगेगा कि बिल्कुल आप एग्जाम हॉल में ही पेपर कर रहे हो। मैं 2018 सेलेक्टेड साइंस मैथ से साथियों आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आप सब लोगों का अभिनंदन है। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए टेस्ट को। पहला आपका प्रश्न है, श्वसन वर्णक है। और साथियों, अगर आपको टेस्ट पसंद आए तब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब आपको पसंद नहीं आए तो सब्सक्राइब करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पसंद आए तो निश्चित रूप से आपको सब्सक्राइब साथियों करना चाहिए चैनल को। चलिए, पहला प्रश्न है कि श्वसन वर्णक है। लाल रक्त कणिका, दूसरा श्वेत रक्त कणिका, तीसरा हीमोग्लोबिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन वर्णक कौन सा होगा साथियों? देखिए, हीमोग्लोबिन यहाँ पे आपका आंसर सही रहेगा। हीमोग्लोबिन आरबीसीज में ही पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं में जो है वो आपका हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो कि जो है शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर में जो है वो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य, O2 के परिवहन का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। तो श्वसन वर्णक भी हीमोग्लोबिन ही कहलाएगा। ये लाल रंग का होता है, रुधिर का लाल रंग जो है वो इसी के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 साथियों इसका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है? हृदय, फेफड़ा, त्वचा या यकृत? तो देखिए साथियों, यकृत हो चाहे आपका त्वचा हो, त्वचा जैसे पसीने का उत्सर्जन करती है, फेफड़े भी CO2 का उत्सर्जन साथियों करते हैं। ठीक है, और यकृत जो है उसमें वो क्या करता है कि जो हानिकारक पदार्थ है उनको कम हानिकारक कारक में परिवर्तित करके उनका जो एक प्रकार से उत्सर्जन करता है। तो यकृत हो, त्वचा हो, आपका फेफड़ा हो, सारे के सारे उत्सर्जन का कार्य किसी न किसी रूप में करते हैं, लेकिन हार्ट जो है वो आपका उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि सही मिलान नहीं है। हैजा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, रेबीज जीवाणु और कुष्ठ रोग जीवाणु। तो देखिए साथियों, ये सभी रोग जो हैं जीवाणु जनित रोग हैं। केवल एक रोग जीवाणु जनित नहीं है, वो है रेबीज। रेबीज जो है वो साथियों जीवाणु से नहीं होता है, ये वायरस जनित रोग है। और किस वायरस से होता है साथियों? ये रेबडो वायरस से होता है। किस वायरस से होता है साथियों? रेबडो वायरस से वायरस से ये रोग होता है। इसको स्ट्रीट वायरस है ना, स्ट्रीट वायरस भी इसको बोला जाता है। तो स्ट्रीट वायरस या रेबडो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? रेबीज रोग है। ठीक है साथियों, तो इसको जल आतंक रोग भी कहते हैं। जल आतंक रोग भी इसको जो है वो कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला आप इसमें सॉरी हाँ, हैजा जो है वो कौन से जीवाणु से होगा? विब्रियो कोलेरी। ये बताया हुआ वैसे डिटेल से, विब्रियो कोलेरी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। और टाइफाइड भी आपका जो है वो जीवाणु जनित ही रोग है साथियों। सालेमोना टाइफी नामक जीवाणु से ये रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा कुष्ठ रोग जो वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आपका सही रहेगा? रेबीज यानी जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो रेबीज जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि वायरस जनित आपका रोग रहेगा। रेबडो वायरस से या स्ट्रेट वायरस से ये रोग होता है। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब होता है साथियों गुणसूत्र, है ना। एक एक्स गुणसूत्र, एक वाई गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। तीसरा ऑप्शन है एक एक्स तथा एक वाई क्रोमोसोम और चौथा है 2 एक्स क्रोमोसोम। तो एक अनिषेचित मानव अंडे में, ठीक है, एक अनिषेचित मानव अंडे में जिसका निषेचन नहीं हुआ, और अंडा जो है वो कहाँ पाया जाता है? मादा में होगा साथियों। मादा में जो है वो आपका लिंग गुणसूत्र में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अनिषेचित ये अंडा है। ठीक है, अनिषेचित है तो इसमें केवल एक्स होगा। ठीक है, अनिषेचित अंडा है तो एक्स होगा केवल, और केवल एक एक्स होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे नर का शुक्राणु जो है उसमें अगर एक्स है तो दोनों मिलेंगे तो एक्स एक्स बनेगा और लड़की हो जाएगी। ठीक है, और अगर नर में नर का वाई गुणसूत्र मिलेगा अगर एक्स से, तो एक्स वाई बनेगा अपने पास, और एक्स वाई बनते ही लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो लड़का होगा या लड़की, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नर के ऊपर डिपेंड करेगा, मादा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है साथियों, तो
बिल्कुल उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझे होंगे चीज़ों को। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। साथियों, टेस्ट पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही शानदार टेस्ट आपके लिए डेली आते रहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रंथि को तीसरी आंख या जैविक घड़ी भी कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को, अग्नाशय ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को, या पैराथायराइड ग्रंथि को? देखिए साथियों, तीसरी आंख, मनुष्य की तीसरी आंख, दो आंखें तो अपनी होती हैं। तीसरी आंख या जैविक घड़ी के नाम से जिसको जाना जाता है वो आपकी है पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 1 इसका साथियों आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, अगला आपका प्रश्न है कि जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखने के लिए कौन सा विभाजन आवश्यक है? समसूत्री, अर्धसूत्री, दोनों विभाजन, या कोई नहीं? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर करना है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कौन से विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, तब तो समसूत्री विभाजन होता आपका। लेकिन पूछा जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखने के लिए कौन सा विभाजन आवश्यक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, अर्धसूत्री विभाजन। देखें साथियों, आपके एक प्रकार से जब निषेचन की क्रिया होगी उसमें जब युग्मक होगा, जो आपका युग्मक, ठीक है, और ये तो आपका नर युग्मक मान लीजिए, और इधर आप मान लीजिए मादा युग्मक। ठीक है, इधर आप मान लीजिए मादा युग्मक। तो अपन जानते हैं कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें नर युग्मक में 23 गुणसूत्र होंगे और मादा युग्मक के भी 23 गुणसूत्र होंगे। दोनों मिलकर के 46 गुणसूत्रों से युग्मनज बनेगा। ठीक है, युग्मनज बनेगा, जिसको जाइगोट भी बोलते हैं। और जाइगोट क्या होता है? इसमें कितने केंद्रक होते हैं जाइगोट में? एक केंद्रक होगा, क्योंकि एक कोशिकीय, जाहिर सी बात है। ठीक है, एक केंद्रक होगा जिसमें 46 गुणसूत्र होंगे। तो ये कौन सा विभाजन होता है साथियों? आपका जो लैंगिक कोशिकाओं में होगा वो आपका होगा अर्धसूत्री विभाजन। तो ऑप्शन नंबर, जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अगर समसूत्री करते हैं तो साथियों 46 और 46 मिलकर के तो 92 हो गए, तो फिर तो गुणसूत्रों की संख्या समान ही नहीं रही। तो ऑप्शन नंबर 2 निश्चित रूप से इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उष्मा की मात्रा पदार्थ की खालिस्तान होती है? विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, गलन उष्मा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको अपन बोलते हैं सीधी सी भाषा में विशिष्ट उष्मा इसको बोला जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के काम में कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और नाइट्रोजन गैस। तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का उपयोग जो वो किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न कि गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ऑक्सीजन है, या मीथेन है? तो गोबर गैस का मुख्य अवयव जो वो मीथेन रहेगा। इसको मेथेन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एक ही बात है। मेथेन और मीथेन एक ही बात है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? ड्यूटेरियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन तथा हीलियम दोनों? तो देखिए साथियों, ड्यूटेरियम जो है वो आपका ईंधन नहीं होगा। इसका उपयोग करते हैं पर परमाणु भट्टी में या परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम का, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। वहीं बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम जो है वो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी के लिए ईंधन है, जो कि आजकल बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन यूरेनियम जो है वो परमाणु भट्टी में या रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर जो वो सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, संलयन तथा विखंडन अभिक्रिया दोनों पर, या नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर? तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न और पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा सीधा सा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। जो हाइड्रोजन बम होगा वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करेगा, और जो परमाणु बम होता है, जो आपका परमाणु बम होगा साथियों, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है वो विखंडित होते जाते हैं नाभिक, और बहुत ज़बरदस्त नुकसान इससे होता है। हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है परमाणु बम से, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, या व्यतिकरण? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो गाँव में रहते हैं उनको तो पता ही है कि जैसे अपन दूध जो गर्म करते हैं सुबह, उसको एक अपने देसी भाषा में हारा जिसको बोलते हैं। हारा क्या होता है? जिसमें दूध, सुबह का दूध अपन रखते हैं गर्म करने के लिए, और फिर शाम तक वो उसमें जो जैसे अपन उसमें अपने गोबर के जो
थेपड़ी जिसको बोल देते हैं देसी भाषा में, छाना भी बोल देते हैं, उनके ऊपर गर्म करने के लिए उसको रखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, पास में से उसमें से साथियों क्या होगा, उस हारे में से धुआं भी निकलेगा। अब उस हारे में से जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये धुआं इस हारे में से निकलेगा, और इस धुएं के बहुत ज़्यादा धुआं होने पर अपन इसके आर पार देखेंगे तो जो इसके आर पार जो वस्तुएं हैं वो अपने को थोड़ी बहुत हिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसा होने का कारण क्या है? ये कारण है साथियों आपका व्यतिकरण। इसका आंसर क्या रहेगा? परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या रहेगा? व्यतिकरण इसका आंसर साथियों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सी ध्वनि काम में ली जाती है? ध्वनि तरंगे काम में ली जाती है ना, ध्वनि तरंगे या ध्वनि एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर्वे ध्वनि, अपसर्वे ध्वनि, प्रासर्वे ध्वनि या कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आसान सा इसका आंसर होगा। परासर्वे ध्वनि तरंगों का उपयोग इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है, ठीक है साथियों। अगला आपका प्रश्न है कि चांदी के जेवरों पर सोने का लेप चढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। चांदी के जेवरों पर सोने की परत, ठीक है भाई, सोना इतना ज़्यादा महंगा है तो आजकल तो परत चढ़ा के काम में लेना पड़ेगा। तो इसका उपयोग जो है वो किस विधि से अपन कर सकते हैं ऐसा कि चांदी के आभूषणों को सोने जैसा बना दें परत चढ़ा करके? तो वो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। बहुत अच्छे से समझाया हुआ साथियों, वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आए, बिल्कुल निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसमें एनोड कैथोड के ऊपर लेप जिसका अपन को करना होता है उसको उस हिसाब से अपन रखते हैं प्लेटों को, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे आसानी से चांदी के जेवरों पर सोने का लेप जो वो चढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि पारा तापमापी द्रव्य के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? गैसों के ऊष्मीय प्रसार, द्रव्य के ऊष्मीय प्रसार, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पारा तापमापी जो वो द्रव्य के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करेगी, ऊष्मीय प्रसार पर कार्य करेगी। ऊष्मीय प्रसार, ठीक है, ऊष्मा पाकर जो है वो पारा क्या करेगा? ऊपर की ओर जाएगा। जैसे ही तापमान जो है वो ज़्यादा होगा, निश्चित तौर पे पारा क्या तापमापी में ऊपर की ओर चढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा तापमान बढ़ जाएगा, और नीचे की तरफ जब पारा आता है तो तापमान घटता है निश्चित रूप से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला आपका प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, वर्ग मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, या वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो त्वरण का मात्रक वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड इसका आंसर आएगा। वेग में परिवर्तन की दर जो है, वेग अपॉन टी, एक प्रकार से v अपॉन टी अपन माने वेग में परिवर्तन की दर, या dv अपॉन dt माने, ये dv अपॉन dt क्या होता है? आपका त्वरण होता है एक प्रकार से साथियों, ठीक है। इसका आंसर आपका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ठीक है साथियों। क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे वेग तो है, तो वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और नीचे टाइम और है तो एक और सेकंड का आएगा, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा, यानी मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला आपका प्रश्न है कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? एक, पढ़ो डॉक्यूमेंट फ्री में। दूसरा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तीसरा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। चौथा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर। तो इसका आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पढ़ो डॉक्यूमेंट फ्री में यह आजकल तो हो गया है, लेकिन जो है वो नहीं है, इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम, लिथियम, बेरियम, या सोडियम। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग निकलता है साथियों, काफ़ी सारे रंग निकलते हैं, जैसे लाल भी निकलता है, हरा भी निकलता है, नीला भी निकलता है, पीला भी निकलता है, काफ़ी सारे रंग होते हैं। तो किसके कारण ऐसा होता है? तो देखिए साथियों, जो हरा रंग होगा वो आपके होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पे, बेरियम के कारण। जो आतिशबाजी में हरा रंग निकलता है वो बेरियम के कारण जो है वो होता है, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही होगा। और जो लाल रंग होता है वो साथियों स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण होगा। पीला रंग जो है वो सोडियम कार्बोनेट के कारण होगा। हरा रंग वैसे बेरियम क्लोराइड के कारण होगा, लेकिन ऑप्शन में लिखा है बेरियम, तो बेरियम ही इसका आंसर करेंगे, बेरियम क्लोराइड के कारण होता है।
और नीला रंग कॉपर क्लोराइड के कारण होता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई क्या है? आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन या 1,3, 1 व 3 दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे 1 व 3 दोनों होंगे, यानी कि आइसोप्रीन भी होगा और तीसरा ऑप्शन भी, क्योंकि आइसोप्रीन का रासायनिक नाम यही है। ठीक है, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। पॉली आइसोप्रीन तो साथियों प्राकृतिक रबर को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक जो रबर होता है उसी को पॉली आइसोप्रीन बोला जाता है। तो प्राकृतिक रबर यानी पॉली आइसोप्रीन का एकलक इकाई क्या है? आइसोप्रीन है, जिसको 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन कहते हैं। और एक प्रकार से अगर इसको दर्शाना चाहें तो इस प्रकार से श्रृंखला में इसको दर्शाते हैं, NH NCH2 डबल बॉन्ड CCH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उस हिसाब से ये दर्शाया जाता है। ये आपके किसका फॉर्मूला? एक प्रकार से आइसोप्रीन का आपका, ये आइसोप्रीन एकलक इकाई है, जो कि जिसके बार बार मिलने से, ये एकलक इकाइयाँ जब बार बार एक दूसरे से चयन के रूप में जुड़ती हैं तो इससे क्या प्राप्त होता है अपने को? पॉली आइसोप्रीन जो वो प्राप्त होता है, प्राकृतिक रबर जो वो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निश्चित ही विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और विरंजक चूर्ण कौन सा होता है साथियों? विरंजक चूर्ण होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH होता है आपका। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट आपका NaHCO3 होता है, और आपका सोडियम क्लोराइड NaCl होता ही है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है, यानी वस्त्र उद्योग में कपड़ों के रंग वगैरह उड़ाने में इसका उपयोग करते हैं। इन 4 ऑप्शन जो हैं, इनमें से एक प्रश्न आपको देखने को, इनसे संबंधित एक प्रश्न, उपयोग से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिल सकता है साथियों आपके एग्जाम में। ध्यान में रखिएगा, विरंजक चूर्ण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, पूर्णिमा को, और अमावस्या को भी हो सकता है और पूर्णिमा को भी हो सकता है, और 4 है महीने में 1 तारीख को। तो महीने की 1 तारीख को तो होता नहीं है। ये कब होगा? अमावस्या को होगा। कब होगा साथियों? अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो है वो आपका पूर्णिमा को होगा, और अमावस्या को आपका सूर्य ग्रहण जो वो होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, यमुना, सरस्वती और गंगा। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यह आपका प्रश्न है, और इसका आंसर होगा साथियों गंगा नदी। अगला आपका प्रश्न है कि मोनेरा जगत के जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मोनेरा जो जगत के जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स उनको बोलते हैं, यानी कि उनमें केंद्रक झिल्ली जो वो केंद्रक के बाहर नहीं पाई जाएगी। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। 24वां प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को 1 विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, 2 विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, 3 कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, या 4 वैज्ञानिक विकास के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? रचनावाद शब्दावली का क्या अर्थ है? तो ये पूछा है रचनावाद शब्दावली के बारे में, जो कि होगा विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, रचनावाद मतलब विज्ञान को अगर अपन सीख रहे हैं, कुछ निर्माण कर रहे हैं, कुछ रचना कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे को शामिल किया जाना चाहिए। ये होगा आपका रचनावाद। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला आपका प्रश्न है, अभिकर्मित अनुदेशन के रूप कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। पहला आपका होता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, और दूसरा आपका होता है साखित या साखीय अभिकर्मित अनुदेशन, साखित, और तीसरा आपका होता है साथियों अवरोही। ठीक है, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन जो वो स्किनर के द्वारा दिया गया है, साखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्राउडर के द्वारा दिया गया है, और आपका अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन जो वो थॉमस गिलबर्ट के द्वारा दिया गया है। गिलबर्ट भी इसको बोलते हैं, गिलबर्ट भी बोलते हैं, एक ही बात है, गिलबर्ट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो वो होगा। अगला आपका प्रश्न कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार है स्वपरीक्षण, पाठ्यपुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो उपचारात्मक परीक्षण यानी कि
जो बच्चों को समस्याएं आई हैं उनको दूर करने वाला परीक्षण उपचारात्मक होता है। समस्याओं को खोजने वाला परीक्षण कौन सा होता है? निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण जब तक नहीं होगा तो क्या उपचारात्मक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहले निदानात्मक होगा, ऑप्शन नंबर 3। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक शिक्षण ही हमेशा रहेगा। 27वां प्रश्न है, किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक व शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं? समस्या समाधान विधि। इसमें केवल साथियों मानसिक शक्तियाँ आपकी रहेंगी, ठीक है। और खेल विधि, इसमें मानसिक भी होंगी, शारीरिक भी होंगी और सामाजिक भी होंगी। सामाजिक खेल भी होते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 वैसे आंसर होना चाहिए। अगला आपका ऑप्शन है परियोजना विधि, और योजना बना करके एक प्रकार से मानसिक शक्तियों को इसमें महत्व दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत सामाजिक विकास भी हो जाए, लेकिन ऑप्शन शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। प्रयोगशाला विधि में शारीरिक और मानसिक हो सकते हैं, सामाजिक वहाँ पे नहीं होगा। तो सही आंसर जो वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, जिसमें मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शक्ति तीनों का विकास होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 28वां प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की विकट समस्या है। इसके हल के लिए विद्यालय प्रशासन को एक ऐसे बालकों की जो बीच में पढ़ाई छोड़ जाते हैं समस्या पर व्यक्तिगत रुचि लेकर विचार करना चाहिए। दूसरा है बालकों के माता पिता से समय समय पर मिलकर उनकी शिक्षा के प्रति गंभीर दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कहना चाहिए। 3 उन बालकों की अतिरिक्त सहायता करनी चाहिए। 4 उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अपव्यय और अवरोधन की जो विकट समस्या आ रही है शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में, भाई बहुत ज़्यादा साधन अगर अपन गवर्नमेंट स्कूलों में देने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है व्यय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सरकार का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से अपन बचें, और अवरोध, पढ़ाई में बाधा भी एक प्रकार से आती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो वो सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा साथियों। अगला आपका प्रश्न है कि वैज्ञानिक ज्ञान का आधार क्या है? प्रत्यक्ष सत्य, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, प्रमाण या उक्त सभी। तो वैज्ञानिक ज्ञान का आधार जो वो प्रत्यक्ष सत्य भी होता है, यानी जो देखा गया हो आँखों के द्वारा खुद से। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बिल्कुल होंगी, पाँचों की पाँचों। प्रमाण भी होंगे। तो ऑप्शन 4 सही होगा यहाँ पर भी, उपयुक्त सभी। 30वां प्रश्न है कि एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए। एक, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। दूसरा, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना। 2, उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। और 4 है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। तो प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पे रचनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना, ये एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका कभी नहीं होनी चाहिए। भाई रटने के लिए क्यों हम प्रेरित करेंगे बच्चे को? अगर वो रटेगा तो फिर समझेगा कब? तो रटने के लिए अपन उसको प्रेरित नहीं कर सकते कभी भी। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। और इसी के साथ 30 प्रश्नों का अपना टेस्ट संपन्न होता है। और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके साथियों बताइएगा। जिस भी बच्चे के 25+ प्रश्न सही हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति है उनकी, उनको और मेहनत करनी चाहिए और जुनून के साथ लगना चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए। सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार के शानदार मॉडल पेपर आपको और भी आगे मिलते रहेंगे। कल और परसों दोनों दिन आपको साइंस के पेपर और मिलेंगे, उसके बाद भी आपको पेपर्स मिलेंगे, ठीक है साथियों। और बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आप लोगों की कुछ डिमांड्स हैं उनको पूरा कर पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा का सारा मैटर पढ़ा रखा है, साइंस, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, गणित, सब कुछ पढ़ा रखा है साथियों। बस पढ़ने वालों की कमी है। पढ़ लीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नोट्स अगर आप लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं लेना चाहते हो आपकी मर्जी है। वीडियो से पढ़ो तो उसकी तो देखिए कोई बराबरी होगी ही नहीं, क्योंकि सुनने और देखने से हमेशा ज़्यादा याद होता है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। और अगर आपको टेस्ट पसंद आया, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य ग्रुप्स में शेयर करें। और आप लोगों को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।